Hey guys, how are you doing? I am Vipul Arora, your master teacher of physics at Vedantu. आज हम कंटिन्यू करेंगे उस काइनेटिक फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट को जो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया था. ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन 2. ओके, अब शुरू करने से पहले सब लोग जानते ही हैं, आप लोग मुझे काफ़ी समय से फॉलो कर रहे हैं. यू नो मी वेरी वेल. आई हैव टॉट फॉर सो मैनी ईयर्स to prepare students for IIT and NEET, and many of them have got selected with top ranks in these examinations. Okay, other than that they have cleared KVPY, NSEJS, IJSO and so many more, NTSC, and they have cleared almost all examinations. So अगर आप भी चाहते हैं ये सब एग्जाम्स को क्लियर करना और आगे बढ़ना, तो प्लीज़ लुक एट आवर चैनल NTSCV फाउंडेशन, और वहाँ पे आप देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, एवरीथिंग इज बीइंग गिवन टू यू. ओके, चलिए. तो बिफोर वी स्टार्ट, एक दिस इज आवर टेलीग्राम ग्रुप. यू कैन ऑलवेज ज्वाइन दैट एंड यू विल गेट असाइनमेंट अपडेट्स, इंटरेक्शन विद टीचर्स एंड डेली सेशन विद अपडेट्स. ओके, एंड रेगुलर डिस्कशन एज वेल. तो vdnt.in/v foundation. Okay. So we are going to continue with friction. Now, in this friction chapter, what we have studied so far, we have talked about kinetic friction. We have talked about that there is something called static friction, which we have not yet studied. अभी तक हमने वो पढ़ा नहीं है. We will study that. No issues in that. But friction में हमने basic understanding जो अब तक करी है वो ये है कि that it is a tangential component of contact force. Tangential component of contact force. एंड द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स वाज नॉर्मल रिएक्शन, जो हमने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैनल पे पढ़ लिया था. तो अगर आपको याद होगा, फ्रिक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का टेंजेंशियल कंपोनेंट है और नॉर्मल रिएक्शन कॉन्टैक्ट फोर्स का नॉर्मल कंपोनेंट है. मतलब जब भी दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में होते हैं तो एक नॉर्मल रिएक्शन और एक फ्रिक्शन, ये दोनों कॉन्टैक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट्स हैं. एक नॉर्मल विच इज अलॉन्ग द कॉमन नॉर्मल एंड एक अलॉन्ग द कॉमन टेंजेंट विच इज कॉल्ड द फ्रिक्शन. आज तक हमने फ्रिक्शन क्यों नहीं यूटिलाइज किया क्वेश्चंस में? बिकॉज सर्फेसेस वर स्मूथ एंड देयर वाज नो फ्रिक्शन. तो हम केवल बोलते थे जब भी कांटेक्ट है तो नॉर्मल लगाना. बट अब क्या है, सरफेस रफ है और फ्रिक्शन डेवलप हो सकता है. जरूरी नहीं है फ्रिक्शन डेवलप होगा, बट हो सकता है. तो अब हम उसको भी काउंट में लेंगे और समझेंगे. ठीक है. नाउ तो भाई हमने यहाँ पर बताया था ये R जो है ये नेट रिएक्शन फोर्स है या नेट कॉन्टैक्ट फोर्स है, विच इज इक्वल टू √f² + n². अगर फ्रिक्शन भी लग रहा है और नॉर्मल तो है ही है, तो √फ्रिक्शन² + नॉर्मल स्क्वायर इज अवर नेट रिएक्शन फोर्स. ठीक है. फिर हमने स्टार्ट किया भाई देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन एंड स्टैटिक फ्रिक्शन. या फिर तो काइनेटिक लगेगा या स्टैटिक लगेगा अगर होगा तो जब काइनेटिक और स्टैटिक में हम दोनों की बातें कर रहे हैं, तो अभी हम पहले काइनेटिक पे फोकस कर रहे हैं. बिकॉज आपको याद होगा मैं हमेशा स्टेप बाय स्टेप लर्निंग कराता हूं. तो पहले हम काइनेटिक फ्रिक्शन को सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे. फिर हम स्टैटिक फ्रिक्शन को सोचेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे. और फिर हम दोनों को देखेंगे भाई अगर मान लो क्वेश्चन है तो कैसे डिसाइड करना है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा. इसीलिए हमको बहुत फोकस करके काइनेटिक फ्रिक्शन को अंडरस्टैंड करना है, समझना है और देखना है कि कैसे हम इसको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या था? काइनेटिक फ्रिक्शन develops only when there is a relative slipping between the two contact surfaces. हमने इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं जिसमें समराइज करा रहा हूं. whenever there is a relative slipping between the two contact surfaces. तो आप देख रहे हो, ये देख रहे हो रिलेटिव स्लिपिंग हो रही है, एक के हिसाब से दूसरा देखो ऐसे जा रहा है. तो yes, that means kinetic friction develops when there is a relative slipping between the two contact surfaces. ठीक है. डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे इसकी? डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी सच दैट it opposes the relative slipping between the two contact surfaces. For example, जैसे मान लो ये एक स्टेशनरी सरफेस है और ये मूव कर रहा है फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर. तो ये सरफेस इस पर ऐसे फोर्स लगाएगा so that it opposes the relative slipping. अब ध्यान से देखना, हमने एक को स्टेशनरी बोला और दूसरा इसके रिस्पेक्ट में ऐसे जा रहा है, तो दिस विल अपोज दिस. तो इस वाले पे फ्रिक्शन लगेगा इधर और इस वाले पे फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ. ठीक है. हमने इस पर भी डायरेक्शंस की भी बहुत सारी बातें करी थी. तो अगर आपको और थोड़ा डेप्थ में जानना है तो लास्ट क्लास एक बार जरूर देखिए, जिसमें आप देखोगे कि हमने डायरेक्शन के ऊपर फील किया था. ओके. फिर काइनेटिक फ्रिक्शन की बात हम करें तो उसका मैग्नीट्यूड जो होता है दैट विल डिपेंड अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन
between the two contact surfaces and their materials roughness. Material roughness का मतलब क्या हुआ? That will be captured in this mu k. Mu k is called the coefficient of kinetic friction, and the kinetic friction is therefore given by mu k into normal reaction. That is very interesting. जो roughness वाला part है ना, वो किस में आ गया है? Roughness वाला part इस mu k में है. ठीक है? अगर ये स्मूथ होता तो हम बोलते म्यू के 0 है. बेसिकली देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल. ठीक है, चलो. अब ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में जस्ट बताया था हल्का सा. एक बार मैं इसको करूंगा और इससे रिलेटेड जो और आगे क्वेश्चंस दिए थे मैंने लास्ट क्लास में, जो क्वेश्चन हम डिस्कस नहीं कर पाए थे लास्ट क्लास में, वो हम आज इसमें करेंगे. ठीक है, और कुछ और भी करेंगे. नाउ फाइंड द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक फॉर जर्नी अप द इंक्लाइन. देखो इस क्वेश्चन में क्या है, ये ब्लॉक जो है, ये जो ब्लॉक हमें दिख रहा है रेड कलर वाला, इस ब्लॉक को हमने एक वेलोसिटी दी ऊपर की तरफ. अब सबको पता है ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. अब ये ब्लॉक ऊपर जाएगा. क्वेश्चन में बोला है कि इस अपवर्ड जर्नी के लिए ब्लॉक को कितना टाइम लगेगा. मतलब अपवर्ड जर्नी के लिए कंप्लीशन भी तो होना है, तो इसका मतलब कोई एक ऐसा टाइम इंस्टेंट आएगा जहां पर इस ब्लॉक की वेलोसिटी 0 हो जाएगी. और हमें ये बताना है कि फ्रॉम स्टार्टिंग टू दिस लोकेशन और दिस इंस्टेंट व्हेन वेलोसिटी इज बिकमिंग 0, हमें ये बताना है कि कितना टाइम लगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको बताने के लिए हमें इस ब्लॉक के ऊपर एक्सेलरेशन जो डेवलप हुआ या एक्सेलरेशन जो है उस ब्लॉक का, वो कैलकुलेट करना है. उसके लिए हमें इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा. फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें रफनेस है तो फ्रिक्शन भी डेवलप होगा, तो हमें फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा. तो अब उसको कैसे लगाएं, चलिए देखते हैं. तो पहले इसका करेक्ट आंसर जो है, वैसे तो मैं आपको टाइम दे रहा हूं, एक बार ट्राई करो. मैंने आपको हिंट दे दिया, एक बार इसको ट्राई करो आप लोग जरा और बताओ मुझे कि क्या इसका करेक्ट आंसर होगा. सोचो सोचो. ओके, एक बार ट्राई करो अपनी नोटबुक्स में राइट नाउ. वेरी गुड. ओके, जल्दी से ट्राई करो. वेरी नाइस. चलो अब हम देखते हैं क्या इसका करेक्ट आंसर है. इसका करेक्ट आंसर है बी. अब देखो कैसे आया, देखो ये कैसे आया. भाई सिंपल सी बात है. स्टेप नंबर 1 है कि हमको इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है. तो हमने ग्रेविटी, याद करो मैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में आपको सिखाया था फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाते हैं. तो हमने सबसे पहले इस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स लगाई, ग्रेविटी. और हमें पता है जब इंक्लाइन प्लेन पे होता है तो हम उस ग्रेविटी के ना 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिख देते हैं. या तो ग्रेविटी फोर्स mg लिखो या उनके 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लिखो, एक ही बात है. बट जनरली इंक्लाइन प्लेन पे हम लिख देते हैं अलोंग द इंक्लाइन वाला कंपोनेंट है mg sin थीटा एंड mg cos थीटा. ये जो रेड कलर का हमने लिखा है ये फ्रिक्शन है Fk, बिकॉज हमें पता है ये ब्लॉक उस पर्टिकुलर इंक्लाइन प्लेन के सरफेस पे स्लाइड हो रहा है, स्लिप हो रहा है. रिलेटिव स्लिपिंग इज देयर बिटवीन द कॉन्टैक्ट सरफेसेस ऑफ द ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन. ठीक है, और एक यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन भी लिख लो, ये नॉर्मल रिएक्शन लिख लो. ओके, तो हमने ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया, इस पे सारे लगने वाली फोर्सेस बना दी. अभी हमें Fk की वैल्यू भी लिखनी है, अभी हमें n की वैल्यू भी लिखनी है. वैल्यू क्या आएगी? अब हम यहां देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर ब्लॉक पर दोनों जो फोर्सेस हैं वो केवल नीचे की डायरेक्शन में लग रही हैं. ये दिख रहा है ना सबको? तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन की डायरेक्शन भी नीचे ही होगी. और देखो मैंने ए अज्यूम भी नीचे की तरफ ही किया है. आई होप यू ऑल रियलाइज दैट ये जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन है और ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है अपोजिट है. इसका मतलब इस ब्लॉक का रिटार्डेशन होगा. रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? रिटार्डेशन का मतलब होता है कि इसकी स्पीड कम होती जाएगी एज इट इज गोइंग अबव, और वहां पर जाकर एक समय ऐसा जरूर आएगा जब वेलोसिटी 0 हो जाएगी. इनफैक्ट दैट इज द टाइम विच वी हैव टू कैलकुलेट इन दिस क्वेश्चन. ठीक है, अच्छी बात है. अब क्या करें फिर आगे? अब जैसे ही हमने ये करा, अब हम क्या करेंगे, इसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे यूजिंग द नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. बट सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई इन द डायरेक्शन विच इज परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, मतलब कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में हम देखेंगे n और mg cos थीटा मस्ट बी इक्वल, और मैं लिख सकता हूं n माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू 0.
तो यहां से हमारा n इक्वल टू एम जी कॉस थीटा आ गया। लेकिन ध्यान रखना ये हमने नेट फोर्स अलोंग दिस परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू द इंक्लाइन प्लेन लिखा है, which is equal to mass into acceleration, and there is no acceleration of this block in this direction that is perpendicular to the inclined plane. तो भाई n की वैल्यू mg cos थीटा आ गई। अब फ्रिक्शन के चैप्टर की नॉलेज से काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू के, जो कि इसने म्यू दे रखा है यानी कि म्यू के ही दे रखा है, इनटू नॉर्मल रिएक्शन, तो फ्रिक्शन की वैल्यू आ गई म्यू इनटू mg cos थीटा। फ्रिक्शन भी आ गया। अब हमें बस इस डायरेक्शन में करना है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किस डायरेक्शन में? इन द डायरेक्शन विच इज पैरेलल टू द इंक्लाइंड प्लेन। तो मैं लिख रहा हूं mg sin थीटा प्लस एफ के इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब वैल्यूज पुट करोगे, g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू ए। ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। अब उसने क्वेश्चन में पूछा भाई बताओ कितना टाइम के बाद ये जीरो वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब अपवर्ड जर्नी बतानी है। तो अब मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किया, बिकॉज ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब तक फ्रॉम हेयर टू हेयर, डायरेक्शन नीचे की तरफ है। तो मैं लिख रहा हूं v इक्वल टू, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं मैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, लेकिन v को लिखा 0 लाइक इज फाइनल वेलोसिटी, u को लिखा v नॉट एंड a को लिखा माइनस ऑफ g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू टी। ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन हमने ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव मान ली, और क्योंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए विद माइनस साइन वी हैव टू राइट। सो टी की वैल्यू आ गई v नॉट अपॉन g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। एक बार इसको आप देख लो, यही हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो लर्निंग क्या है? ये क्वेश्चन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला था। लर्निंग है कि आपको देखना है कि ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, उस पर फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, क्योंकि फ्रिक्शन काइनेटिक है तो नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करके आप फ्रिक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द वैल्यू एफ इक्वल टू म्यू इंटू एन। और फिर आपने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई और आपने टाइम कैलकुलेट कर लिया। सिंपल, इसमें तो कोई बड़ी बात थी नहीं, करेक्ट? तो यही हमने आपको पूरा करके दिखा रखा है ताकि फॉर्मली आपके पास नोट्स भी आ जाए, करेक्ट? ठीक है। अब उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हो, देखो स्टेप बाय स्टेप लर्निंग इसे कहते हैं। हर छोटे स्टेप के बाद आपको लर्निंग छोटी छोटी डेवलप होगी, और फिर जब जनरल एक बिग क्वेश्चन होगा तो सारी लर्निंग यूटिलाइज हो जाएगी। यही मैं हमेशा करता हूं, ठीक है। तो अब तुम देखो, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ब्लॉक फॉर जर्नी अप द इंक्लाइन। मतलब अगर ये ब्लॉक को ऊपर आपने वेलोसिटी दी तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ऊपर जाने में। अगर हम सच बोलें तो बेटा ये क्वेश्चन जो है ये पिछले ही क्वेश्चन का एक्सटेंशन है, और उसका जो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया था उसी को यूज करके हम लोग बड़े आराम से इसका आंसर निकाल सकते हैं। एक बार ट्राई करोगे? मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकेंड्स एक बार ट्राई करने के लिए। ट्राई करो। एक लाइन का आंसर है, हिंट में देता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई है g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा और डायरेक्शन है डाउनवर्ड। अब आपको बस एक इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करनी है इसका आंसर करने के लिए। जल्दी 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 सोचो, जल्दी करो, बिकॉज सी एग्जाम में तो वो टाइम का अपने को देखना पड़ेगा ना, क्योंकि एग्जाम में तो हमें फास्ट करना है। तो इसलिए थोड़ा सा मैं आपको डेवलप करूंगा कि भाई आप टाइम लिमिट में दिमाग को तेज चला पाओ। दैट इज माई एम। देखो मैं टाइम का क्यों आपको देता हूं कि भाई टाइम लो, उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में ही क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि आपके दिमाग का जो वर्किंग है ना, प्रोसेसिंग है, वो फास्ट हो, सो दैट यू कैन डेवलप। और भाई देखो एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। एग्जाम में अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे विद इन द गिवन टाइम लिमिट, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, तभी आप सिलेक्ट होगे। करेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आंसर मैच कराने तक, ठीक है। चलो करो इस क्वेश्चन को जल्दी से। ओके चलो हम शुरू करते हैं इसको। करेक्ट आंसर है ए, आपने गेस भी कर लिया होगा। ओके चलिए देखते हैं। फिर से वही है, अब तो मैं ये सब वर्किंग ऑलरेडी कर चुका हूं, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं एग्जैक्टली सेम वर्किंग। तो मैं आपको बस यहां पर एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख देता हूं। एक्सेलरेशन की वैल्यू आई थी g sin थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और ये डायरेक्शन थी डाउनवर्ड। और अब हमें बताना है कि जब वेलोसिटी 0 हो गई तो ये कितना
डिस्प्लेसमेंट या कितना डिस्टेंस ये ऊपर की तरफ कवर किया। तो मैं यूज कर रहा हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, जीरो स्क्वायर इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस 2 इंटू माइनस ऑफ जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा इंटू एस। तो एस की वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई वी नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इंटू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? सिंपल था, सेम क्वेश्चन एज बिफोर, बट द लर्निंग इज आपने अब वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन लगा दी है। ठीक है, वेरी गुड। चलो अब हम इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। अभी देखना, आप इसमें ट्रैप में भी फंस सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से देखना। क्वेश्चन है कि अब हमने ब्लॉक को ऊपर से रिलीज किया और वो ब्लॉक जो रिलीज हुआ इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से रिलीज किया, और अब वो जो ब्लॉक रिलीज हुआ वो नीचे जा रहा है। ये क्वेश्चन में मान लो हमें गिवन है वो नीचे जा रहा है। अब हमें बताना है कि अगर इसको नीचे जाने में डिस्प्लेसमेंट एस नॉट कवर करना है तो कितना टाइम लगा इसको नीचे रीच करने के लिए। क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था कि अगर हमें इस ब्लॉक को नीचे पहुंचाने में टाइम लग रहा है t, वो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। लेकिन ध्यान रखना, ब्लॉक को हमने छोड़ दिया अपने हाथ से, वहां से ऊपर इंक्लाइन प्लेन पर रख के हमने छोड़ दिया है, वो नीचे जा रहा है अपने आप। क्यों जा रहा है ये भी सोचना पड़ेगा, और हम ये अज्यूम जरूर कर रहे हैं कि अभी जा रहा है। जब मैं स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाऊंगा उसमें भी थोड़ी सी और बातें होंगी कि भाई हमने छोड़ दिया तो ये जाएगा कि नहीं जाएगा, क्या होगा, विल टॉक अबाउट इट। बट उससे पहले आज तो हम काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो हमें पता है ब्लॉक नीचे जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शन जो लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। अब आपको सोच के आंसर देना है। ठीक है, देखें, करो इसको, करो। वेरी गुड, वेरी गुड, करते रहो करते रहो। चलो देखिए फिर, लेट्स स्टार्ट। करेक्ट आंसर है बी। अरे इसमें ए क्यों नहीं है? इसमें जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा क्यों नहीं आया? इसमें तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा आया। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है देखें, देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि जब मैं फ्री बॉडी डायग्राम इसका बनाऊंगा तो ये तो एम जी साइन थीटा सबको याद होगा, ये एम जी कॉस थीटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन अब की फ्रिक्शन जो है वो ऊपर की तरफ लगा, इंक्लाइन प्लेन की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। क्यों भाई, ऐसा ऊपर की तरफ क्यों लगा? क्योंकि अब ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के रिस्पेक्ट में नीचे स्लाइड कर रहा है, तो फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन विल बी सच दैट इट अपोजेस द रिलेटिव स्लिपिंग बिटवीन द टू कॉन्टैक्ट सरफेसेस। तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगा। अब तो क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम हो गया जैसे हमने किया था। क्या? n माइनस एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ये इस डायरेक्शन में नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के, ध्यान देना मैंने ए की डायरेक्शन कहाँ अज्यूम कर रखी है, इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एंड इस चैप्टर की नॉलेज से एफ के इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर की नॉलेज है, और ये इस चैप्टर की नॉलेज है दैट काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू नॉर्मल रिएक्शन। ऑब्वियसली दिस म्यू इज म्यू के। ठीक है, अब हमने यहां से निकाला n इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। अब तो नॉर्मल सॉल्विंग है, एफ के की वैल्यू आ गई म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। इसको उठा के हमने यहां पुट कर दिया, तो ये आ गया एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो ए की वैल्यू आ गई जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ना फॉर्मूला यूज किया वी, ना अब वी नहीं, इसने हमसे पूछा क्या है, इसने हमसे पूछा है टाइम बताओ नीचे जाने तक, यहां तक पहुंचने का टाइम, और ये डिस्टेंस है एस नॉट। तो फिर हमने क्या करा, हमने कहा भाई अब हम यूज करेंगे कुछ और, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, तो अब हम यूज करेंगे एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और हम ये क्यों यूज कर पा रहे हैं? क्योंकि एक्सेलरेशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजिशन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, और डायरेक्शन भी सेम है, तो इट्स लाइक अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, अब मैं लिख रहा हूं एस नॉट इज इक्वल टू
0t प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन a इंटू टी स्क्वायर। तो t की वैल्यू आ गई रूट ओवर 2s0 बाय a। तो जो हमारा आंसर आ गया वो आ गया 2s0 डिवाइडेड बाय a की जगह कितना आ गया g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ओके गाइस, ठीक है, क्लियर हो गया बात। तो नॉर्मल क्वेश्चन है बट लर्निंग क्या है, नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में, और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, चलो अब जैसे ही हमारा ये क्वेश्चन हो गया, ये आंसर आ गया। अब देखो इस पे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप गैस भी कर सकते हो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन जो दिया उसमें अब इसमें एक्सेलरेशन निकलवाया। अब नेक्स्ट स्टेप आप खुद गैस कर सकते हो कि क्या होगा, बट मैं बताऊंगा। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक व्हेन इट रीचेस द बॉटम ऑफ द इंक्लाइन। यू ऑलरेडी नो द एक्सेलरेशन, सो आंसर बी आ गया। बड़ा सिंपल सा है, डायरेक्टली आप इसको कर पाएंगे, बट मैं इसको बस फाइनल वो देता हूं। एक बार आप ट्राई करो, आंसर तक मैच करवाओ, ठीक है। ओके, ट्राई कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं आप लोग, वेरी गुड, करते रहो। आंसर मैंने आपको दे दिया है, लेकिन मैं चाहता हूं आप अपने हाथ से आंसर निकालें। हिंट है एक्सेलरेशन कम्स आउट टू बी जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो भाई अब क्या करेंगे, हमें ए की वैल्यू हमने पिछले क्वेश्चन से कैलकुलेट करी थी, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। तो यहां पर जब ये वेलोसिटी आई v, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a/s0। तो v की जगह हमें निकालनी है, u की जगह 0, a की जगह g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू s0। सो v की वैल्यू आ गई रूट ओवर 2 टाइम्स ऑफ g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इंटू s0। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, सिंपल था। हाँ, बस मेन लर्निंग थी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने की। ठीक है बेटा, आप लोग ये कॉन्सेप्ट अभी समझ जाओगे ना, तो तुम देखोगे क्वेश्चंस जो होंगे ना तुम्हारे लिए ऐसे हलवा हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द वेरी बेसिक एप्लीकेशन। बेस स्मॉल स्मॉल स्टेप से तुम्हारा बेस क्लियर होता जा रहा है। तुम इस बेस पर कितनी भी ऊंची, कितनी भी स्ट्रांग बिल्डिंग बना सकते हो। दैट्स माई प्रॉमिस टू यू, ये ध्यान रखना। क्योंकि बस हाँ, तुम्हें लर्निंग अच्छे से करनी पड़ेगी और कोशिश करते रहना होगा। ये हमेशा लाइफ के लिए भी याद रख लो बेटा, कीप ऑन ट्राइंग 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 एंड ट्राइंग, यू विल सक्सीड फॉर श्योर। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, जस्ट करते रहो करते रहो। अगर आपने वो मेरा वीडियो देखा हो जो मैंने मोटिवेशन कोड इन कोड मोटिवेशन वाला वीडियो दिया था, रेजोल्यूशन जिसमें था न्यू ईयर रेजोल्यूशन वाला, आप उसमें देखोगे मेरे एक ही पॉइंट को बार बार बोल रहा हूं। इनफैक्ट क्लास में भी मैं हमेशा यही बात बोलता हूं, बेटा कीप ऑन ट्राइंग 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 एंड ट्राइंग, नेवर लूज होप। बेटा कुछ तो होगा ही भाई। आप ये जो सीख रहे हो, जो देख रहे हो, भाई आपके एज ग्रुप के बच्चे इस समय डांस देख रहे होंगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। आप जो है यहाँ पे स्टडी कर रहे हो, तो इसका मतलब कुछ तो है आप में डिफरेंट जो आप ये काम कर रहे हो। और आप ये करते जाओगे तो आप देखना कितने आगे निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा आपको। समझ रहे हैं? चलिए, ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ा दिया, क्योंकि अब हमें एक बात तो याद हो गई कि जो वो ब्लॉक था जो इंक्लाइन प्लेन पे है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है और mg साइन थीटा भी नीचे लग रहा है। और अगर ये ब्लॉक नीचे इंक्लाइन प्लेन के आ रहा है तो ये फ्रिक्शन जो है, अगर ये ब्लॉक नीचे इंक्लाइन प्लेन में आ रहा है तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा है और इसका mg साइन थीटा नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस थॉट को यूज करते हुए आपको मुझे बताना है इस एक्सेलरेशन की वैल्यू जो स्मॉल ए की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, एरो दिखा दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो, एरो दिखा दिया गया ताकि कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलो देखें, सोचो इस क्वेश्चन को एक बार सोचो। डायरेक्ट आंसर है, इसमें कुछ भी नहीं लिखना, यू डोंट हैव टू डू नथिंग। ओके, तो करो इसको एक बार। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जैसे हमने वो डायरेक्ट किए थे ना, चलाने वाली फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन कौन कौन चल रहा है, एक लाइन में आंसर आएगा। ओके, चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर है बी,
अब देखो एक लाइन में आंसर कैसे आता है, ऑल्दो आप इसको बड़े तरीके से भी कर सकते हो, अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के एक्सेलरेशन अज्यूम करके एंड सो ऑन, बट हम तो इसको एक लाइन में करेंगे। देखो कैसे। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं ये है m1g, ये है m2g साइन थीटा, और ये है फ्रिक्शन जो वैल्यू है वो है म्यू m2g कॉस थीटा। अब ये कैसे आया? अब हमने इतनी बार ये क्वेश्चन कर लिया जिसमें बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन होती है और नॉर्मल रिएक्शन और mg cos थीटा बराबर होते हैं और फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू इंटू m2g cos थीटा होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू। और डायरेक्शन नीचे क्यों है? क्योंकि एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, ये ध्यान रखना। यानी कि ये ब्लॉक बेसिकली ऊपर की तरफ जा रहा है, इसलिए फ्रिक्शन नीचे की तरफ है इस क्वेश्चन में। नाउ अब तो एक लाइन में आंसर आएगा। देखो कैसे। मैं लिख रहा हूं चलाने वाली फोर्स इस सिस्टम को अलोंग द स्ट्रिंग है m1g, ये भी अपोजिंग है और ये भी अपोजिंग है, तो मैं लिख रहा हूं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चलाने वाली फोर्स माइनस अपोजिंग फोर्स माइनस ये भी अपोजिंग फोर्स अपॉन कौन कौन चल रहा है भाई। आ गया ना आंसर एक लाइन में। तुम अगर चाहो तो इस क्वेश्चन को और तरीके से भी कर सकते हो भाई, इस m2 का अलग फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ और फिर इसका लिखो m1g माइनस टी इक्वल टू m1a, फिर t माइनस दिस इक्वल टू m2a, और फिर उसको सॉल्व करके आप जो है फिर बताओगे a की वैल्यू। बट क्यों करें जब डायरेक्ट आंसर निकल सकता है तो, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना इस क्वेश्चन में ना एक इंटरेस्टिंग गिवन है क्वेश्चन में, दैट ये ब्लॉक्स ऐसे मूव करेंगे। अगर ये ब्लॉक्स ऐसे मूव नहीं करते तो फिर हमें ना एनालिसिस करनी पड़ती, वो हम स्टैटिक फ्रिक्शन की बातचीत करने के बाद बताएंगे, ठीक है। वो एनालिसिस कैसे करेंगे भाई, ये ब्लॉक ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन ये ब्लॉक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, दैट m2 ब्लॉक की बात कर रहा हूं, दैट विल डिसाइड द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड हेंस द इक्वेशन विल बी डिफरेंट। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि अभी क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये ब्लॉक्स ऐसे जाएंगे, m1 नीचे m2 ऐसे, हमें गिवन है, इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन में आंसर डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। नहीं तो फ्रिक्शन में थोड़ा सा टाइम लगता है, थोड़ा सा दिमाग ज्यादा लगता है, जब हमें स्टैटिक फ्रिक्शन भी बता देंगे आपको, ठीक है। चलो अब अपने पास आंसर आ चुका है, m1g माइनस m2g साइन थीटा माइनस म्यू m2g कॉस थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो ये बात घर ले जाओ, अगर ब्लॉक ऊपर की तरफ वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन है g साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, और अगर ब्लॉक की वेलोसिटी नीचे की तरफ है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है g साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। इसको याद रख लो, ये फॉर्मूले दोनों बहुत काम आएंगे डायरेक्ट आंसर्स लिखने में, ठीक है। चलें आगे। चलो अब ये क्वेश्चन करो। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, देखें क्या तुम कर पाते हो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि दोनों स्मूथ सरफेस है। अगर आप सच बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, और इसमें ट्रैप्स भी बनाए हैं मैंने। इस क्वेश्चन को बनाने में मैंने ट्रैप्स भी क्रिएट किए हैं, है ना। क्योंकि तब क्या होता है जब बच्चे, मान लो जो मुझे पता है बच्चे गलती क्या करते हैं मोस्टली, तो आप वो गलती करोगे तो आंसर यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा, और आंसर अवेलेबल मिलेगा तो आप वो मार्क करोगे, लेकिन तब आपको समझ में आया कि गलती क्या हुई है। तो इसलिए मैं ये ट्रैप्स बनाता हूँ इस क्वेश्चंस में, ताकि गलतियां समझ में आ जाए और फिर वो रिपीट नहीं करें। ध्यान रखना, गलती करना गलत नहीं है, गलतियों को रिपीट करना थोड़ा कम ठीक है। तो गलतियां हो जाएं उसको सीखो और उसको आगे रिपीट ना करो, कोशिश ये करो कि रिपीट ना हो। एटलीस्ट यू शुड ट्राई योर लेवल बेस्ट दैट योर मिस्टेक्स शुड नेवर बी रिपीटेड। और ये केवल इसमें नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए ट्रू है। डोंट ट्राई टू रिपीट योर मिस्टेक्स। अगर आपको पता है कि वो आपने गलत काम किया है तो डोंट डू इट अगेन, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा, आपको अपने दिमाग को समझाना पड़ेगा कि भाई मुझे ये गलती रिपीट नहीं करनी है। हो सकता है बार बार कहना पड़े, ठीक है। चलो देखें, करेक्ट आंसर है बी। भाई देखो सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना। भाई मैंने 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, ये लेट्स से N1 और ये लेट्स से N2 और ये 8g और ये 40 ऑलरेडी लगी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि 2 kg इस 8 kg पे केवल एक कांटेक्ट फोर्स का नॉर्मल लगाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। 2 kg 8 kg ब्लॉक पे केवल एक नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। क्यों? क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है।
सिमिलरली जो ग्राउंड है वो भी 8 kg पे केवल और केवल और केवल नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा, यानी कि नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, फ्रिक्शन नहीं लगाएगा। फ्रिक्शन नहीं लगाएगा क्यों? क्योंकि सरफेसेस आर स्मूथ। तो ये स्मूथ, ये स्मूथ, ठीक है। अब तो फिर बच्चों वाला खेल हो गया। क्यों? इस 8 kg का आप वर्टिकल में बात करो तो N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 8g, क्योंकि वर्टिकल में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो नीचे वाली फोर्सेस और ऊपर वाली फोर्सेस को इक्वेट कर दिया आपने। ये अच्छा ना लगे तो N2 माइनस ब्रैकेट N1 प्लस 8g इक्वल टू 8 इंटू 0, बात तो एक ही है ना। और हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। लो भाई, ए की वैल्यू आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन खत्म हो गया। आसान था ना ये क्वेश्चन, लेकिन लर्निंग क्या हुई कि 2 kg ब्लॉक इस 8 kg पे कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाएगा, जो कि फ्रिक्शन है वो नहीं लगाएगा, क्योंकि सरफेसेस स्मूथ हैं। सिमिलरली ग्राउंड भी इस 8 kg ब्लॉक पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, तो कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगाएगा। तो 8 kg का जो हॉरिजॉन्टल मोशन है वो सिंपली 40 न्यूटन से गवर्न हो रहा है। 40/8 इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट हाँ, जो ग्राउंड वाला नॉर्मल है, अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आप देखोगे N2 इक्वल टू N1 प्लस 8g। और अगर मैं 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा तो आप देखोगे कि N1 की वैल्यू आ गई 2g, तो इसको उठा के जब यहां रखोगे तो ये आ जाएगी 10g, यानी कि जो ये नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड लगा रहा है, अब वो 8g नहीं रह गया, अब वो 8 + 2 10g हो गया। देखो, हमने प्रॉपर अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम बना के वर्टिकल डायरेक्शन में क्वेश्चन सॉल्व किया है। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई है? जल्दी से बता दो, सबको क्लियर हो गई है? ठीक है, लर्निंग भी क्लियर हो गई है कि वर्टिकल में तो नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड वाला चेंज हो गया और 10g हो गया, मतलब 10g हो गया है, जबकि हॉरिजॉन्टल में मोशन इफेक्ट नहीं हुआ है, क्योंकि वो जो 2 kg वाला ब्लॉक था वो उस पर 8 kg पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा, और ग्राउंड भी 8 kg पे कोई फ्रिक्शन नहीं लगा रहा है। अब ये क्वेश्चन क्यों दिया? तो आसान था, ये तो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। उसका एक रीजन है, अगला क्वेश्चन, उसका एक रीजन है अगला क्वेश्चन। अब ध्यान से देखना, 0.3 है नीचे वाले जो ग्राउंड और 8 kg के बीच में फ्रिक्शन का कोफिशिएंट है, वो 0.3 दे रखा है मैंने, 0.3, और ऊपर 2 kg और 8 kg के बीच में स्मूथ दे रखा है। दिमाग अब लगेगा, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। और ऑप्शंस में ट्रैप्स भी हैं, ध्यान रखना, ऑप्शंस में ट्रैप्स भी हैं। ऑप्शन में मैंने जान के ऐसे बनाए हैं ऑप्शन कि आप देखोगे कि आपने वो गलती करी तो एक ऑप्शन आ जाएगा, वो गलती करी तो दूसरा ऑप्शन आ जाएगा, वो गलती करी तो नन ऑफ दीज आ जाएगा, और कोई गलती नहीं करी तो एक और ऑप्शन आ जाएगा, है ना। तो ट्राई करो। और हाँ, नन ऑफ दीज भी हो सकता है करेक्ट आंसर हो, क्या पता, किसको क्या पता। कोशिश करो। मैं तक पानी पीता हूँ। चलो देखते हैं। करेक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। अब मजा आया अब मजा आया। चलो देखते हैं लर्निंग क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमने 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और हमने 8 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। तो देखो क्या लिखा, ये 2g, ये N1। कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स 8 kg ने 2 kg पे नहीं लगाई, बिकॉज ये सरफेस स्मूथ है, तो कोई फ्रिक्शन की बात ही नहीं है, इसलिए नहीं लिखा। ये N1, ये N2, ये 8g। अब जो सबसे क्रूशियल लर्निंग है इस क्वेश्चन में वो है ये जो Fk है, Fk। तो मैं अब देखो फिर से लिख रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं सबसे पहले 2 kg का फ्री बॉडी डायग्राम को लिख रहा हूं। N1 इज इक्वल टू 2g। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो मैं लिख सकता हूं N1 माइनस 2g इक्वल टू 0, N1 इक्वल टू 2g। वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज 2 kg पे कोई हॉरिजॉन्टल की फोर्स भी नहीं है और हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन भी नहीं है, तो अपना 2 kg तो वहीं पे अपना स्टेशनरी रहेगा। आ जाओ 8 kg में, मैं लिख रहा हूं
N2 इज इक्वल टू N1 प्लस 8g, ये होगी वर्टिकल में इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन से, और हॉरिजॉन्टल में हो गई 40 माइनस Fk इज इक्वल टू 8 इंटू ए। नेट फोर्स इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये Fk कैसे कैलकुलेट करें। भाई हमें पता है Fk की वैल्यू होगी म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द कॉन्टैक्ट सर्फेसेस ऑफ दोज थिंग्स वेयर आपने फ्रिक्शन, जहां पे फ्रिक्शन कैलकुलेट कर रहे हो। तो यहाँ पे N2 है इनके बीच में, तो मैं लिख रहा हूँ 0.3। लेकिन बताओ N2 तो पता ही नहीं, पता तो है N2 इक्वल टू N1 प्लस 8g, और N1 की वैल्यू 2g है, तो ये आ गई 10g। 2g प्लस 8g इज 10g, तो 0.3 इंटू 10g, ये आ गया अपने पास 0.3 इंटू 10, 3, तो ये आ गया 30 न्यूटन्स Fk की वैल्यू। अब मैंने इसको उठाया और इस इक्वेशन में रखा, 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 8 इंटू ए की वैल्यू आ गई 10/8, और 2 5 10, 2 4 8, दिस इज द आंसर। और वो ऑप्शन में था ही नहीं, इसीलिए दिस आंसर इज नन ऑफ दिस। लर्निंग देखो क्या है इसमें, सबसे क्रूशियल लर्निंग है दैट 2 kg 8 kg पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगाएगा, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स जो लगाएगा वो है ग्राउंड 8 kg ब्लॉक पर, और वो बैकवर्ड डायरेक्शन में लगाएगा, और उसकी वैल्यू होगी 0.3 इंटू नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 8 kg एंड द ग्राउंड विच इज 10g। बच्चे जो गलती करते हैं वो ना ये N2 को बोलते हैं खाली 8g, जो कि गलत है। इट इज इक्वल टू N1 प्लस 8g, जो इस क्वेश्चन में 10g के बराबर आ रहा है। ये सबसे बड़ी गलती होती है, और मैंने देखा काफी सारे बच्चे इस क्वेश्चन में ये गलती करते हैं। ठीक है, तो बी क्लियर अबाउट इट, इसलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखा रहा हूँ। 2 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम, 8 kg का अलग फ्री बॉडी डायग्राम, और फिर उसमें ध्यान रखना कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा। ये लर्निंग है इस क्वेश्चन में। अभी और लर्निंग आएंगी, लेट्स सी। ओके, आंसर देखो 5/4 आ चुका है। ठीक है, मजा आ रहा है ना? वेरी इंटरेस्टिंग बेटा, फिजिक्स इज रियली एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, और मुझे फ्रिक्शन बड़ा अच्छा लगता है। कैलकुलेशंस में बड़ा मजा आता है इस क्वेश्चंस को करने में। ठीक है, और फिर एग्जाम में तुम देखोगे क्वेश्चन बड़े सिंपल हो जाएंगे, बिकॉज आपको सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल एब्सोल्युटली क्रिस्टल क्लियर होंगे, इसीलिए मैं कह रहा हूं। ओके, चलो अब हमने क्वेश्चन को जरा सा चेंज कर दिया, बहुत ही जरा सा चेंज किया है। आइडियली आप एक लाइन में इसका आंसर दो मुझे, मतलब चाहता तो मैं यही हूं कि आप मुझे एक लाइन में इसका आंसर दो। क्यों? क्योंकि बस पिछले क्वेश्चन की लर्निंग और पुरानी अपनी न्यूटन लॉज ऑफ मोशन की लर्निंग, दोनों को जरा सा कंबाइन करके मैंने क्वेश्चन दे दिया। मैं ये चाहता हूं जब ये आप लोग समझ जाएंगे तो ये क्वेश्चंस आपके लिए हलवा होने चाहिए। और मैं ये भी बता दूं, अच्छे अच्छे बच्चों के लिए क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, तो अगर समझ में आ जाएगा तो ज़रूर बताना मुझे कमेंट्स में कि सर वी गॉट इट। ओके, तो जब भी आप इसको देखोगे आप मुझे बताओगे कमेंट्स में दैट वी हैव अंडरस्टूड और नॉट। ठीक है, तो कमेंट में पढ़ूंगा, आपको रिप्लाई भी करूंगा मैं। ओके, बट आप जरूर बताएंगे मुझे कि क्या आपको समझ में आया, क्या सा लगा। अगर नहीं अच्छा लगा या नहीं समझ में आया तो वो भी बताना, फिर मैं और डिफरेंट तरीके से समझाऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन आप जरूर बताएंगे मुझे डिड यू अंडरस्टैंड थिंग्स और नॉट। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। ठीक है, चलो, और आप मुझे कभी भी आपको डाउट्स आते हैं तो यू कैन ऑलवेज सेंड मी एन ईमेल vipul.arora@vedantu.com। ठीक है, तो आप उसमें जरूर भेज सकते हो मुझे ईमेल, मैं लिख देता हूं आपके लिए vipul.arora@vedantu.com। ठीक है, आप मुझे भेज सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। चलो देखें, करेक्ट आंसर है सी। देखो कैसे आया। सबसे पहली बात, अगर आप नोटिस करो तो मुझे ये पता है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगी, जो ग्राउंड 8 kg पे लगाएगा, वो होगी 0.3 इंटू 10g। याद आया? 10g क्यों? क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन है वो 8 + 2g है, और ऊपर 8 kg पे कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं है। तो अगर ये ब्लॉक का FBD बना रहे हैं तो ब्लॉक में केवल फ्रिक्शन जो है वो इधर की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन की बात कर रहा हूं। तो ये है 30 न्यूटन्स। अब मैंने इस पूरे को सोचा कि दोनों तो साथ चलेंगे, चलाने वाली
और ये तो स्मूथ है, यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, माइनस अपोजिंग फोर्स अपॉन कौन चल रहा है, तो दिस इज द एक्सेलरेशन, और दोनों साथ ही चल रहे हैं सेम एक्सेलरेशन से। ये आ गया 10/20 विच इज 1/2 विच इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखा ना, हो गया आसान। पिछला क्वेश्चन अगर क्लियर है तो ये क्वेश्चन तो यूं हो गया, क्योंकि 2 kg 8 kg के साथ नहीं चल रहा, ध्यान रखना, बिकॉज 2 kg को कोई फ्रिक्शन फोर्स साथ में चला ही नहीं रही हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है। जब हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं होती तो भाई एक्सेलरेशन कहां से आएगा? ठीक है, क्लियर हो गया सबको? चलो आगे चलते हैं। अब उसी को मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया, ध्यान सुनना क्वेश्चन क्या कह रहा है, सोच लो एक बार, जरा देख लो, पढ़ लो। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ m सो दैट सिस्टम स्टेज इन इक्विलिब्रियम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहना है तो आपको बताना है कि इस m की क्या वैल्यू रखें, और ये मिनिमम वैल्यू बतानी है। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई अगर आप उस मिनिमम वैल्यू से कम रखोगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। ध्यान रखना, ये फीलिंग मिनिमम की फील कराने के लिए भी है कि अगर आप उस सिस्टम में उस m की वैल्यू जो आप कैलकुलेट करके मिनिमम वैल्यू बताओगे, आप उससे कम रखोगे तो ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। जनरली मिनिमम वैल्यू का मतलब ये होता है, और मैक्सिमम वैल्यू अगर कोई पूछता है तो उसका मतलब होता है कि भाई उससे ज्यादा रखोगे तो चीजें डिफरेंट हो जाएंगी, बट इसमें तो मिनिमम वैल्यू है। ठीक है, चलो देखते हैं। अब तुम देखो क्या हो क्या रहा है, थोड़ा फील करने की कोशिश करो। पहले तुम एक बार ट्राई करो ताकि जो है मैं देख सकूं कितने लोग अपने आप इसको सोच सकते हैं पिछले क्वेश्चन की सहायता से। ओके, पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। करेक्ट आंसर है 32 kg। ये कैसे आ गया भाई? आइए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें आप ये देखो, हम उनकी कंडीशन लेके चलते हैं। सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये T और ये 12G, ये T, ये भी T। अब यहां पे एक छोटी सी पॉइंट है, ऑल्दो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यहां पे जो फ्रिक्शन है वो 0.3 इंटू 10 प्लस m इंटू जी है। ये पॉइंट हम लोग लर्न करेंगे जब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में स्टैटिक फ्रिक्शन की बताऊंगा, क्योंकि जो सच बात तो ये है कि इस क्वेश्चन में जो फ्रिक्शन है वो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लग रही है। वो मैं नेक्स्ट क्लास में शुरू करूंगा। यहां पे मैंने ये क्वेश्चन इसलिए दिया ताकि मैं आपके दिमाग में एक छोटा सा पॉइंट डाल सकूं कि देखो हमने यहां पर कुछ 0.3 इंटू 10 प्लस m इंटू, सॉरी 8 प्लस m, नॉट 10 प्लस m, 8 प्लस m, 8 प्लस m, बिकॉज 8 kg प्लस mg, 8 प्लस m इंटू जी, जो कि हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी। हमने कहा अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो दिस टेंशन शुड बी इक्वल टू 0.3 इंटू 8 प्लस m इंटू जी। ध्यान रखना 8 प्लस m इंटू जी है, नॉट 10 प्लस m। पिछले क्वेश्चन का 10 लिख दिया हमने गलती से, 8 प्लस m इंटू जी। और यहां से t माइनस 12g इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 12g। अब देखो एक लाइन में आंसर, ये उठाओ यहां से, यहां रखो 0.3 इंटू 8 प्लस m इंटू जी। तो तुम यहां से निकालोगे तो देखो g से g कैंसिल हुआ, ये आ गया 40 इज इक्वल टू 8 प्लस m की वैल्यू आ गई 32 kg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, जिसमें आपको और लर्निंग देंगे हम कॉन्सेप्ट्स की। ठीक है, चलो अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए मैं यहाँ पे होमवर्क दिए, ऑल्दो मैंने इसको सॉल्व करवाया है, बट ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क हैं। एक बार ट्राई करना इन क्वेश्चंस को पहले अपने हाथ से, बिफोर गिविंग द आंसर्स। ठीक है, इसको अपने आप जरूर करना। ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया है, बट आपको अपने आप करना है। ये दूसरा क्वेश्चन में और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मैंने इसमें दिया है कि जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा, वो नॉर्मल रिएक्शन अब mg नहीं रह जाएगा। ध्यान सुनना, ये क्वेश्चन आपको जरूर करना है। मैंने आपको इस टाइप का क्वेश्चन
पहले भी कराया है, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के कॉन्सेप्ट में भी कराया है, नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करना। याद करो वेइंग मशीन वाला क्वेश्चन जिसमें हम नॉर्मल रिएक्शन कैलकुलेट करते थे, तो ध्यान से करना इस क्वेश्चन को, बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने होमवर्क दिए हैं, आप इनको जरूर करना। कोई दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, नहीं तो मैं इन क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में एक बार रिवाइज भी करा दूंगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, डू नॉट स्किप द लाइव क्लासेस, डू नॉट skip the live classes, be focused in the class and practice your homework assignments after every class। हर क्लास के बाद आपको होमवर्क असाइनमेंट्स देने हैं, करने हैं, सॉल्व आंसर तक पहुंचाना है, सॉल्व करके आंसर तक पहुंचाना है। क्लास में बेटा फोकस रहना, इनफैक्ट लाइफ में हर काम जो भी करो ना उसमें फोकस रहो, टाइम वेस्ट मत करो, डिस्ट्रैक्ट मत हो। देखो इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, अरे कम ऑन, किसको मज़ा नहीं आता वो डांस देखने में जो यूट्यूब पे चलता है। कोई भी आप ओपन करो, डांस मिल जाएगा, सॉन्ग्स मिल जाएंगे, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। बट क्यों? हमारा एम है पढ़ाई करना, क्यों? हम चाहते हैं आगे लाइफ में कुछ और अच्छा करना। तो बेटा कॉम्पिटिशन में सिलेक्ट होना चाहते हो तो यू हैव टू डू समथिंग विच अदर्स आर नॉट डूइंग, अदर्स आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड, तो आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, यू हैव टू फोकस, ओके। तो और लाइव क्लासेस को स्किप मत करना बेटा, क्योंकि लाइव क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है, आप अपने इनपुट्स दे सकते हो, हम उस हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। चलो, तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अच्छा, इसमें अगर आप हमारे कोर्सेज में आना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये हमें और इनपुट मिल जाएगा, यस आपको और इनपुट मिलेगा। हम ये जो कोर्स है ये स्टार्ट कर चुके हैं 21 दिसंबर से और ये 23 जनवरी तक चलेगा। लेकिन इस कोर्स में हम क्या करेंगे, इस कोर्स में हम बच्चों को कुछ बेसिक स्ट्रक्चर देंगे, अंडरस्टैंडिंग देंगे और उसके फिर टेस्ट्स लेंगे, और टेस्ट लेने के बाद हम उनमें से कुछ बच्चों को पिक करेंगे फॉर मेकिंग अ बैच, जो हम जिसको 2023 तक पूरे सारे ओलंपियाड्स में सिलेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें सिलेक्ट कराने की कोशिश करेंगे, और आईआईटी और नीट में आप टॉप रैंक्स में लाने के लिए हम उसको प्रिपेयर करेंगे। ये तो आईआईटी वाला कोर्स का आपके पास सामने है, बट सिमिलरली नीट के लिए भी ऐसा है। सिमिलरली 8 मूविंग 9th और 9 मूविंग 10th वाले बच्चों के लिए एक फाउंडेशन प्लस का कोर्स है, एग्जैक्टली ऑन द सिमिलर थॉट्स, ठीक है। आपको ये अच्छे से करना है, ठीक है। तो आप जरूर इसमें यहाँ पे आईआईटी टारगेट की जगह लिख दीजिए नीट डैश टारगेट, आप वहां पहुंच जाएंगे नीट वाले के लिए, ओके। चलिए, सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडे, यू लाइक्ड द सेशन, सो डू लाइक इट। इफ यू लाइक द सेशन, डू लाइक इट, डू शेयर इट, बिकॉज नॉलेज को जितना आप स्प्रेड करेंगे उतना ये बढ़ेगी आपके लिए भी और हमारे लिए भी। देखो मैं तो ये काम कर रहा हूँ, आप भी करिए, ओके। And do subscribe. I think you have already subscribed, that's why you received the notification and you came here. But if you have not subscribed, do subscribe this channel, NTSC V Foundation, okay. So this is Vipul Arora signing off for now. You take care guys, bye everyone, see you, okay. Thank you for listening. You can always put your comments in the comment section and I will be happy to read them and reply to them. And you can always email me on my email address vipul.arora@vedantu.com. Okay, bye guys, you take care, see you, stay safe, stay home.